राजद ने धोखा दिया है। ओवैसी साहब खुले मन से एक ही बात बोलेंगे कि राजद ने पार्टी के साथ नहीं बल्कि मुस्लिमों के साथ धोखा देने का काम किया। हमारे जीते हुए 4 विधायकों को सबसे पहले उन्होंने तोड़ने का काम किया। जो मुस्लिम बड़े चेहरा थे उनको हमारे पार्टी में आने से रोका, अपने पार्टी में शामिल कराने का काम किया। आईएम ने महागठबंधन में जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी और बल्कि उसके लिए कोशिशें भी की, बाकायदा जो है लेटर लिखा और ये तमाम चीज़ें हुई है, लेकिन महागठबंधन ने एमआईएम को नहीं लिया। तो नहीं लिया तो जाहिर है इसका असर कहीं ना कहीं सीमांचल की सियासत पर पड़ेगा। ओवैसी साहब के लिए तो लालू प्रसाद यादव ने एक मौका दे दिया, राज पार्टी ने एक मौका दे दिया। अब 2015 के चुनाव में देखिए ना, ओवैसी साहब ने 6 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने का काम किया, भले ही सफलता नहीं मिली। लालू प्रसाद यादव ने ठगने का काम किया, नीतीश कुमार ने ठगने का काम किया। अब हम ठगने के लिए तैयार नहीं है और ना हमें कोई ठग सकता। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जी हां, जदयू के नेता मास्टर मुजाहिद और चर्चित नेता जो कि सीमांचल से हैं, उन्होंने कल क्या किया, जदयू छोड़ राजद के रंग में रंग गया और उन्हें औपचारिक रूप से राजद में आ गया। तो इन्हीं सब खास मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे सहयोगी हैं जो हमारे स्टूडियो में है। महफूज आलम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। और डॉक्टर संजीव कुशवाहा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये बता दें कि जो ये आज का मुद्दा है, वो मुद्दा का मेन टॉपिक क्या है आज, आपको ये भी बता देते हैं। 3 बातें निकल के सामने आ रही हैं जो AIMIM की को सीमांचल को जो झटका लगा, या मास्टर साहब गए साथ क्या जाएगा, सीमांचल में सियासी समीकरण बदलेगा, क्या अब सीमांचल में AIMIM का रास्ता खत्म, इन्हीं सब खास मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो है महफूज साहब, आपसे हम बात करना कोशिश करेंगे। अब ये बताइए कि जिस तरह से जदयू छोड़ राजद में एंट्री उनकी हुई है, तो ये AIMIM के लिए खतरा है या नहीं? देखिए, सीमांचल की जो सियासत है वो ये है कि सीमांचल में 24 विधानसभा का क्षेत्र है और हर सियासी पार्टी की नज़र जाहिर है विधानसभा क्षेत्रों पर रहती है और वहाँ की अक़लियती वोटों पर रहती है। अल्पसंख्यक बहुल इलाका है और वहाँ से एक होता है ना कि अल्पसंख्यक तबका जो है फला पार्टी की तरफ जा रहा है या फला पार्टी को सपोर्ट कर रहा, उसका कहीं ना कहीं असर बिहार के दूसरे विधानसभा क्षेत्र में भी पड़ता है। तो सियासी पार्टियों की एक कोशिश रहती है कि एक नैरेटिव सेट करें या एक ऐसी लाइन बना दें कि अक़लियती आबादी जो है कहीं ना कहीं उनकी झोली में आ जाए, उनका वोट उनकी झोली में आ जाए। मास्टर मुजाहिद साहब का मामला ये है कि वो भी कद्दावर लीडर हैं सीमांचल के। तस्लीमुद्दीन के साथ जो है कभी उन्होंने जेडीयू को ज्वाइन किया था और जेडीयू में काफ़ी लंबे वक्त तक रहे और अब जो है आरजेडी में शामिल हो गए हैं। वक्फ के मामले पर जो है मुजाहिद साहब ने पार्टी को छोड़ा। और यहाँ एक मसला ये भी है कि मुजाहिद साहब को लेकर एमआईएम भी ये चाह रही थी कि वो एमआईएम की तरफ आ जाएं और उधर नहीं जाएं। अगर मुजाहिद साहब एमआईएम की तरफ आ जाते तो सीमांचल में एक तरह से कहिए दूसरी पार्टियों के लिए काफ़ी मुश्किल जो है एक मंजर हो सकता था, मुश्किल जो है लड़ाई हो सकती थी। लेकिन मुजाहिद साहब को आरजेडी में शामिल हो गए, तो आरजेडी में जाने से कहीं ना कहीं आरजेडी जो है सीमांचल में मजबूत होगी। और आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में एमआईएम के 5 उम्मीदवार चुनाव जीते थे, हालांकि उनमें 4 उम्मीदवार आरजेडी का दामन थाम लिए। जीते हुए जो 4 एमएलए थे एमआईएम के, वो आरजेडी में चले गए। तो आरजेडी पहले से भी ये कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को सीमांचल के इलाके में मजबूत करना है, तभी जो है उन्होंने शामिल कराया और अब जो है मुजाहिद साहब भी शामिल हो गए। तो ऐसे में इसी सब पे फिर एक संजीव जी आपसे भी एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सीमांचल जो है 18% जैसे बोला जाता है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वो मुस्लिम का वहाँ ज्यादा आबादी है, और अभी इतना बड़ा झटका जो AIM को दिया गया है। AIM को पहले वो लाख चाह रहे थे कि राजद के साथ आए, लेकिन राजद उनको अपने अंदर नहीं, गठबंधन में शामिल नहीं करना चाह रहा था। तो इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है कि सीमांचल वाले एरिया में जिस तरह से मास्टर मुजाहिद को लिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सीधे तौर पर एक बड़ा फैक्टर वो हो सकते थे अगर ओवैसी साहब के साथ जाते तो वहां की समीकरण कुछ और होती। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दाव खेला और अपने पार्टी में शामिल करा लिया। हालांकि ओवैसी की जो वोट बैंक है, ओवैसी के साथ जो युवा वर्ग के लोग, जो पढ़े लिखे मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं वो जुड़े हैं, उन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा,
क्योंकि ओवैसी साहब ने एक ऐसी नैरेटिव सेट कर रखी है, चुनाव से पहले भी लगातार वो कई बार बिहार का दौरा कर चुके हैं ओवैसी साहब, है ना, और आगे की भी उनकी कार्यक्रम बनी हुई है। की बात कर रहे हैं कि ओवैसी साहब नैरेटिव सेट के, किस तरह का नैरेटिव सेट? देखिए, उनका सीधे तौर पर मानना है ना कि हम मुस्लिम हैं। शुरुआती दौर से लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने ठगने का काम किया, नीतीश कुमार ने ठगने का काम किया, उससे पहले का दौर देखे तो कांग्रेस ने ठगने का काम किया। अब एक ऐसा वक्त आ गया है कि मुस्लिमों की अपनी पार्टी होनी चाहिए, मुस्लिमों की अपनी घर होनी चाहिए। ओवैसी साहब तो लगातार अपने भाषण में इस बात को बोले हैं और बोले उनका कि ऐसा कुछ नहीं कि हम मुसलमानों पे ही राजनीति करेंगे। अगर हमारा विजन अगर लगता है कि वो अगर वो कोई भी धर्म के हैं, कोई भी जाति के हैं, तो उनको वो अपने पार्टी में लाना चाहते हैं। उनका ये है कि हमारा विजन है बस हम डेवलप करें, हम आगे बढ़ें। लेकिन कई ऐसी सभाएं ओवैसी साहब ने किया है जहां पर खुले तौर पर उन्होंने बोली है कि मुस्लिमों की भी एक घर होनी चाहिए। हम कितने दिन तक दूसरे किसी के घर में रहने का काम करेंगे, हम कितने दिन तक दूसरे किसी के लिए दरी बिछाने का काम करेंगे। हमारी अपनी घर होगी, हमारी अपनी कुर्सी होगी, तभी जाकर मुस्लिमों की एक पहचान बन पाएगी। और इसलिए ये मुस्लिमों की एक पार्टी है। हालांकि उन्होंने बार बार कहा है कि हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग के लोग हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं, सभी वर्गों का उन्होंने स्वागत भी किया है। लेकिन खासकर मुस्लिमों के लिए यह बात जरूर बोलते हुए ओवैसी साहब नजर आते हैं कि अपनी एक घर होनी चाहिए, और वह एक घर AIMIM है। आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे? देखिए, मामला यह है कि MIM ने महागठबंधन में जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी, और बल्कि उसके लिए कोशिशें भी की, बाकायदा जो है लेटर लिखा, और ये तमाम चीज़ें हुई है। लेकिन महागठबंधन ने MIM को नहीं लिया, तो नहीं लिया तो जाहिर है इसका असर कहीं ना कहीं सीमांचल की सियासत पर पड़ेगा। जो MIM के फॉलोअर हैं वो कहते हैं कि महागठबंधन में शामिल होना चाहिए था। तो MIM ने एक तीर से दो निशाना जो है साधा है। एक तो लोग अब ये नहीं कहेंगे कि MIM कहीं चुनाव लड़ने जा रही है, तो ये एक नहीं होगा कि महागठबंधन को आप हराने आए हैं या बीजेपी की बी टीम है। अब सवाल महागठबंधन से होगा कि आपने जो है गठबंधन किया क्यों नहीं। वोट को हम नहीं चाहते बर्बाद हो, वो चाहते हैं कि राजद में महागठबंधन यही सवाल, यानी कि MIM जो है, अब लोग पूछेगा नहीं उनसे कि आप बीजेपी की बी टीम है या महागठबंधन के चुनाव उम्मीदवार को हराने आए हैं। अब उसके पास ये जवाब है कि हमने कोशिश की, महागठबंधन ने हमको शामिल नहीं किया। और मुजाहिद आलम चूंकि महागठबंधन जाहिर है RJD में शामिल हो गया, महागठबंधन कहीं ना कहीं अब सीमांचल में एक तरह से कहा जाए कि मजबूत होगा, उससे इनकार नहीं है। वो भी कद्दावर लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, तो RJD कहीं ना कहीं मजबूत होगी वहां सीमांचल में। लेकिन MIM भी अब अकेले है। अब MIM के नेता कहते हैं कि आने वाले वक्त में कुछ पार्टियों से वो गठबंधन करेंगे, लेकिन अभी अगर देखें तो अकेले हैं, चुनावी मैदान में रहेंगे। और सीमांचल जो है उनका गढ़ रहा है। अगर पिछला विधानसभा का नतीजा देखें तो उससे अंदाजा होता है कि सीमांचल MIM का गढ़ है, और इस बार जो है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। कोचा धामन से मुमकिन है इस बार। सवाल भी आपसे रहेगा। एक सवाल है, जैसे अब संजीव जी पहले आप बोल दीजिएगा कि लोकसभा में भी यही देखने को मिला, अख्तरुल इमान और मास्टर मुजाहिद भी सामने थे, और इस बार फिर विधानसभा का भी चुनाव होने वाला है, इसमें भी दोनों सामने नजर आ रहे हैं। तो ये क्या लगता है कि दोनों के बीच में बहुत बड़ा जंग होने वाला है? देखिए, सीधे तौर पर अब बात वहां पे क्या आ जाएगी ना कि राजद ने धोखा दिया है। ओवैसी साहब खुले मन से एक ही बात बोलेंगे कि राजद ने पार्टी के साथ नहीं बल्कि मुस्लिमों के साथ धोखा देने का काम किया। हमारे जीते हुए 4 विधायकों को सबसे पहले उन्होंने तोड़ने का काम किया। जो मुस्लिम बड़े चेहरा थे उनको हमारे पार्टी में आने से रोका, अपने पार्टी में शामिल कराने का काम किया। अब कई बार ओवैसी साहब ने इस बात को बोला है कि मुस्लिमों को तोड़ने का काम राजद पार्टी ने किया है, हमारे विधायकों को तोड़ने का काम नहीं किया है। ओवैसी साहब का स्टेटमेंट है, उन्होंने पार्टी को तोड़ने का काम नहीं किया है, बल्कि मुस्लिमों को कमजोर करने का काम किया है। और अख्तरुल इमान ने तो लेटर लिखा लालू प्रसाद यादव को, बजाते इच्छा जाहिर की, लेकिन राज की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं सामने आई सबके समक्ष है ना। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर विचारधारा आपकी मेल खाती है तो आप आ जाइए, लेकिन सीट बंटवारे और गठबंधन में मिलकर लड़ने की बात राजद पार्टी स्वीकार नहीं की, जिसका कारण रहा कि बात नहीं बन पाया। तो अब तो ओवैसी साहब इस गेम को चलकर और मजबूत हो गए वो, है ना। अब तो सीधे तौर पर वो बोलेंगे चुनाव में कि ये चाहते ही नहीं कि मुस्लिमों की पार्टी स्थापित हो सके, ये चाहते ही नहीं कि मुस्लिम लीडर खड़ा हो सके। ओवैसी साहब के लिए तो लालू प्रसाद यादव ने एक मौका दे दिया, राज पार्टी ने एक मौका दे दिया। अब 2015 के चुनाव में देखिए ना, ओवैसी साहब ने 6 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने का काम किया। भले ही सफलता नहीं मिली उनको, उपचुनाव में किशनगंज में विधानसभा में पहली बार सफलता मिली और उनको
प्रत्याशी जीत करके बिहार विधानसभा पहुंचे और वहां से उनके दिमाग में बैठा कि नहीं, सीमांचल में हम कब्जा कर सकते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने गठबंधन किया उपेंद्र कुशवाहा के साथ, मायावती जी के साथ, सुहेलदेव समाज पार्टी जो कि ओम प्रकाश राजभर जो उत्तर प्रदेश में मंत्री भी हैं, उनके पार्टी के साथ गठबंधन किया और काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा उनका। 20 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने लड़ा और 5 सीटों पर हालांकि जीत भी दर्ज किया उन्होंने, है ना। तो पूर्णिया जिला की बात कर लीजिए, 2 सीट उन्होंने निकाल लिया, कटिहार जिले से 2 सीट निकाल लिया, अररिया जिला से 1 सीट निकाल लिया। तो मुस्लिम जो क्षेत्र था उसमें से उन्होंने जीत बिल्कुल बिल्कुल, और उनका इस बार और मजबूती से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो 3-4 पॉइंट जो बन रहे हैं, जो राजद पार्टी को कमजोर दिखाने की कोशिश करेंगे, मुस्लिमों के प्रति एक अलग से आक्रोशित करने की कोशिश ओवैसी की रहेगी और करेंगे। सच्चाई भी यही है, राजद पार्टी ने जो किया है वो सबके समक्ष है और उस बात को ना ओवैसी भूले हैं और ना ही सीमांचल के क्षेत्र की मुस्लिम जनता भूली है। लेकिन अभी भी ये जो अभी महफूज साहब आप बताइए, जो कोचा दामन से ही इस बार अख्तरुल इमान चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि मास्टर मुजाहिद भी वहां से लड़ेंगे। देखिए, बहुत मुमकिन है कि मास्टर मुजाहिद आलम आरजेडी में ज्वाइन किए हैं और कोचा दामन चूंकि उनका चुनाव क्षेत्र रहा है तो बहुत मुमकिन है, बहुत संभावना है कि कोचा दामन से मुजाहिद आलम जो है इस बार चुनाव लड़ें और ये भी बहुत संभावना है कि अख्तरुल इमान जो है कोचा दामन से चुनाव लड़ें। अगर ऐसा होता है तो फिर वो मुकाबला एक बार देखने को मिलेगा। कोचा दामन की जनता कई बार मुजाहिद आलम के बीच और अख्तरुल इमान के बीच मुकाबला देख चुकी है। ये और बात है कि दोनों अलग अलग पार्टियों में थे, अब सियासी मंजरनामा बदल गया है। तो बहुत मुमकिन है और बहुत संभावना है कि ये चीज़ें जो है वहाँ देखने को मिले। इसके अलावा भी लोगों में, अब देखिए जेडीयू जो है, जेडीयू को भी यहाँ भूला नहीं जा सकता है कि जेडीयू के वहाँ अब बड़े लीडर के तौर पर नौशाद साहब को देखा जा सकता है। नौशाद आलम को मिनिस्टर भी थे, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे पहले, वो अब एक्स मिनिस्टर हैं। अब क्या है कि जेडीयू के पास उस तरह के लीडर नहीं है, बड़े लीडर। नौशाद साहब को अगर छोड़ दें तो मुस्लिम है, उनके ऊपर ही अब पूरा का पूरा गेम है। अगर एनडीए की तरफ से देखें, अगर माइनॉरिटी वोटर्स कैसे शिफ्ट होगा, यही वजह है कि जेडीयू के जितने बड़े जो मुस्लिम चेहरे हैं आजकल किशनगंज का और सीमांचल के अररिया, पूर्णिया, कटिहार का काफ़ी दौरा कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं शिफ्ट करा सकें। वक्फ के ऊपर जो नाराज़गी रही है अल्पसंख्यक वोटरों की, कहीं ना कहीं शिफ्टिंग कराने की ये कोशिश उनकी तरफ से हो रही है। लेकिन यहाँ चूँकि आरजेडी के पास अब चेहरे, मुजाहिद साहब भी आ गए और पहले से वहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो शामिल हो गए। एमआईएम जो है काफ़ी मजबूती के साथ अपनी कोशिश चुनाव में करेगी, तो कहीं ना कहीं चुनाव जो है वहाँ काफ़ी दिलचस्प होगा, इससे इनकार नहीं है। तो इसी से संदर्भ में एक संजीव जी आपसे रहेगा, क्या मास्टर मुजाहिद को शामिल कर आरजेडी फिर से सीमांचल के मुस्लिम वोट बैंक को एआईएमआईएम से छीनना चाहती है? देखिए, ओवैसी साहब पर इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं आज बोल रहा हूं ना, आप लिख करके रख लीजिए, तमाम दर्शक हमारे देख रहे हैं वो भी याद रखें इस चीज को कि ओवैसी साहब के वोट बैंक पर कोई खास असर तेजस्वी यादव नहीं कर पाएंगे। आप पिछला चुनाव का इतिहास उठा करके देख लीजिए तो राजद पार्टी के सीमांचल क्षेत्र में लगभग 70% जगहों पर तीसरे स्थान पर रही है। राजद पार्टी के जो भी प्रत्याशी थे वो तीसरे स्थान पर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड फाइट की है, एनडीए गठबंधन की तरफ से बीजेपी फाइट की है। पार्टी आ जाए लेकिन जीतेगा ओवैसी साहब की तो जीतने की वहां प्रतिशत इस बार और बढ़ जाएगी। पिछले दफा तो 5 सीटों पर उनके प्रत्याशी ने जीत दर्ज की, हासिल की उनकी पार्टी ने, लेकिन इस बार वो संख्या 10 से अधिक रहेगा। आज मैं बोल रहा हूं ना, क्योंकि जितनी एकजुटता 2020 के बाद लगातार ओवैसी साहब ने मेहनत करके और सीमांचल के मुस्लिमों पर एक जो छाप छोड़ा है, एक जो प्रभाव बनाया है और अपनी जमीन की और अपनी घर की जो बात की है, वो मुस्लिम समाज को लग रहा है कि हाँ, हमारी भी एक स्थान होनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने ठगने का काम किया, नीतीश कुमार ने ठगने का काम किया। अब हम ठगने के लिए तैयार नहीं है और ना हमें कोई ठग सकता। बता रहे हैं आप जिस तरह से कि मान सम्मान गिर गए, अगर वो एआईएमआईएम को ले लेते अपने पार्टी में तो उनकी मजबूती और बढ़ जाती। देखिए, तेजस्वी यादव या फिर लालू प्रसाद यादव इस गलती को, पता है सारे लोग को, बिल्कुल इस गलती को कभी वो नहीं करते। इसका कारण क्या है? देखिए इसका कारण ये है कि आरजेडी के पास भी जो बेस वोट है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम है। एमवाई की बात हाँ चूंकि शुरू से करते चले आ रहे हैं। ये और बात है कि तेजस्वी अभी A to Z की पार्टी बताते हैं, लेकिन एमवाई गठबंधन है, अभी भी है, और इससे तो इनकार नहीं है कि जो मुस्लिम तबका है वो पूरे तरीके से अंदर ले लेते तो उनकी ज्यादा मजबूती बढ़ जाती। मजबूती बिल्कुल होती, लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल होता है कि फिर एक लीडरशिप कहीं ना कहीं खड़ा हो जाता और फिर जो है एक बार्गेन होने लगता। फिर
बर्गेन होने लगता है और नेतृत्व का सवाल, सियासी हिस्सेदारी का सवाल, और सबसे बड़ा एम वाई, हाँ एम वाई, हाँ लीड करते हैं, और एम वाई की भी समीकरण खराब ना हो, ये इसकी भी ये कोशिश है। क्या AIMIM सीमांचल से सिर्फ चुनावों में सक्रिय होते हैं क्या, और जनता से जुड़ाव कम हो गया है? नहीं, देखिए MIM ने इधर हाल के दिनों में काफ़ी कोशिशें किया है कि भाई अलग अलग ज़िलों में उनके संगठन बन जाएं, या अलग अलग जगहों से भी वो चुनाव लड़ाने की तैयारी तो पहले भी किया है, अभी भी करेंगे। एक बड़ा सवाल है कि MIM को भी अपनी इज्जत बचानी है। 5 जो उम्मीदवार उनके जीते थे, ये और बात है कि अभी अकेले हैं अख्तरुल इमान प्रदेश अध्यक्ष, बाकी लोग चले गए RJD में, लेकिन ये चैलेंज होगा ना कि कम से कम वो सीट जो जीते थे पिछले विधानसभा के चुनाव में, उससे ज़्यादा इस बार जो है परफॉर्म करें, उससे ज़्यादा सीट जीत कर लाएं। तो ये कहीं ना कहीं उनके सामने एक बड़ा चैलेंज है, और इसकी कोशिश जो है लगातार उनकी पार्टी कर रही है। तो कह रहे हैं मतलब बीजेपी जैसे थोड़ा दिखाता है अपना धर्म को, तो इसी तरह से ओवैसी की पार्टी बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी का नाम लेकर के ही तो ओवैसी साहब सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, भले ही आरोप उनके ऊपर कुछ भी लगे। और मुस्लिमों को यह लग गया है कि भाई हमारी हक की, हमारी अधिकार की बात कोई कर रहा है तो ओवैसी है, क्योंकि सीधी सी बात है कि जब ओवैसी साहब आएंगे तो सबसे अधिक टिकट बंटवारे में मुस्लिमों को सीट मिलेगी। लेकिन RJD का देख लीजिए तो RJD अब 2020 के विधानसभा चुनाव का आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, उसके तर्ज पर अगर 2025 में अगर मुस्लिमों को अगर उतना मतलब कि सीट बंटवारे में अगर उतना प्रत्याशियों को टिकट देती है तो हो सकता है कि मुस्लिम थोड़ा सा आकर्षित हो जाए, लेकिन उस प्रकार की काम तेजस्वी यादव करने वाले नहीं है। पिछले दिन ही आप देख लीजिए, जब राष्ट्रीय कमेटी का गठन हुआ, जब लालू प्रसाद यादव ने उसकी लिस्ट जारी की राष्ट्रीय कमेटी की, तो मुस्लिमों को उसमें कितना जगह मिला? जो मुस्लिमों की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से कमेटी में भी भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन महज 3 लोगों को शामिल कराया, सबसे अधिक यादव को जगह दे दिया। ठीक है, MY समीकरण पर आप चलने का काम करते हैं, यादव के बाद मुस्लिम है, जबकि जनसंख्या में देखिए तो यादव से अधिक मुस्लिम है, तो उस कमेटी में भी तो जगह मुस्लिमों को अधिक मिलना चाहिए। ठीक है, अधिक नहीं मिलना चाहिए, कम से कम बराबरी का तो आप जगह दे सकते थे, लेकिन उन्होंने देने का काम नहीं किया। इन सभी पॉइंटों को, इन सभी चीजों को मुस्लिम समाज देख रहा है बखूबी कि हाँ क्या इंसाफ हो रहा है हमारे समाज के साथ और क्या ना इंसाफी राजद पार्टी कर रही है। जरा बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, इन्होंने साफ तौर से क्लियर एक एक चीज बताया। सीमांचल में किसी तरह का भी दिक्कत AIMM को नहीं हो सकता है, चाहे वो कोई भी पार्टी आ जाए, चाहे वो कितना भी गद्दावर नेता आ जाए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। मोदी मीडिया के प्रकोप से बचना चाहते हैं और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना चाहते हैं, देखते रहिए मंथन। शुक्रिया।